आज रविवार दिनांक 6 दिसंबर 2020 परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का 64वां महापरिनिर्वाण दिन। आज के दिन उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना मैं आवश्यक समझता हूँ। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 20वीं शती के धम्मचक्र प्रवर्तक, 20वीं शती के ही अभूतपूर्व धम्म क्रांति के प्रणेता, माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता, 20वीं शती के महान दार्शनिक। उनकी फिलॉसफी को, उनके दर्शन को मानव मुक्ति का दर्शन कहा जाता है। ऐसे महान दार्शनिक को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को वंदना संघ की ओर से, मैत्री इंडिया टीवी चैनल की ओर से मैं विनम्र श्रद्धांजलि, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अर्थात ऑनरेबल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस व्याख्यान माला के 7वें व्याख्यान में मैं फिर से एक बार मैत्री इंडिया चैनल के दर्शकों को और उनके माध्यम से भारत का संविधान, जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहते हैं, उन लोगों को अभिवादन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, उनके प्रति मंगल कामना प्रेषित करता हूँ और उन्हें सप्रेम जय भीम। आज के इस 7वें व्याख्यान का विषय है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, राज्य और अल्पसंख्याक। पददलितों सहित अल्पसंख्याकों के अधिकार क्या है और उन्हें स्वतंत्र भारत के संविधान में कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, यह है आज का विषय। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ अर्थात राज्य और अल्पसंख्याक पददलितों सहित अल्पसंख्याकों के अधिकार क्या है और उन्हें स्वतंत्र भारत के संविधान में कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, यह आज के व्याख्यान का विषय है। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको सूचित किया था कि मुंबई विधानमंडल में अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक भी उम्मीदवार चुनकर नहीं आया था। कांग्रेस और गांधी जी ने निर्णय कर लिया था कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को संविधान सभा में प्रवेश से रोका जाए। शायद वह सफल होते दिख रहे थे और माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को और उनके लोगों को, उनके पार्टी को, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संविधान सभा में प्रवेश की संभावना क्षीण लग रही थी, असंभव सा लग रहा था। और इसीलिए ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की कार्यकारिणी ने, वर्किंग कमेटी ने माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी से अनुरोध किया कि आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएं जिसके आधार पर आप संविधान सभा में नहीं जा सकते, इसका हमें दुख है, परंतु जिसके आधार पर हम संविधान सभा से पैरवी कर सके अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए और अपने अधिकार हक संविधान में सुरक्षित रखने का प्रयास कर सके। माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने अपने पार्टी का, अपने लोगों का यह अनुरोध स्वीकार किया और संविधान सभा के सदस्यों के मध्य पैरवी करने के लिए, लॉबिंग और एडवोकेसी करने के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, एक प्रलेख तैयार किया, जिसको स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ या राज्य और अल्पसंख्याक कहा जाता है। लोगों के अनुरोध पर माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने यह प्रलेख मार्च 1947 में लोगों के लिए प्रिंट किया और प्रकाशित भी किया। वही प्रलेख के संबंध में हम आज बातचीत करने वाले हैं। संविधान सभा में प्रवेश की संभावना समाप्त होने के पश्चात यह ज्ञापन तैयार किया गया, जिसका नाम है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, राज्य और अल्पसंख्यक। क्या है इस ज्ञापन में?
संक्षेप में इस ज्ञापन में क्या है। सर्वप्रथम तो सामान्य जनों के मूलभूत मौलिक हक क्या है इसका उल्लेख इस ज्ञापन में, सामान्य सारे ही भारतीयों के मूल हक क्या होने चाहिए संविधान में, इसका उल्लेख इस प्रलेख में है। उसके बाद उसके पश्चात अल्पसंख्यकों को सामान्य जनों को प्राप्त मूल हक तो प्राप्त होने ही चाहिए, परंतु अल्पसंख्यक होने के नाते उन्हें कुछ विशेष अधिकार भी मिलना चाहिए, विशेषाधिकार भी मिलना चाहिए, उसका भी उल्लेख इस प्रलेख में है। और तीसरी बात रह गए पददलित वर्ग। तो माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस प्रलेख के माध्यम से संविधान सभा को ये बताना चाहते हैं कि पददलित वर्ग की विशेष स्थिति है, अल्पसंख्यक से भी उनकी स्थिति बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही विपन्न है। ऐसी स्थिति में सामान्य जनों को जो अधिकार प्राप्त हैं वो तो उन्हें मिलने ही चाहिए, अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार उन्हें मिलने ही चाहिए, परंतु इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी पददलित वर्गों को संवैधानिक संरक्षण और आरक्षण की भी सुविधा मिलनी चाहिए। मतलब सामान्य को मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों को मूल अधिकार प्लस विशेषाधिकार और पददलितों को मूल अधिकार प्लस विशेषाधिकार प्लस संवैधानिक आरक्षण और संरक्षण यह प्रलेख में मांगा गया है। इसके लिए यह प्रलेख तैयार किया गया है। प्रलेख के अध्ययन के बाद ऐसा लगता है कि इस प्रलेख के माध्यम से माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक नई पॉलिटिकल इकोनॉमिक थियोरी सिद्धांत रखना चाहते हैं। इस सिद्धांत में लोकतंत्र के साथ राज्य समाजवाद जोड़ना चाहते हैं। लोकतंत्र यह पॉलिटिकल फिलॉसफी है, पॉलिटिकल सिद्धांत है, राज्य समाजवाद यह इकोनॉमिक सिद्धांत है, आर्थिक सिद्धांत है। दोनों को माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जोड़ना चाहते हैं। दुनिया में जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ सोशलिज्म नहीं है, जहाँ सोशलिज्म है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसी प्राय स्थिति देखी जाती है। इस स्थिति के चलते माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इस प्रलेख के माध्यम से एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसको डेमोक्रेसी और सोशलिज्म का ब्लेंडिंग कहा जा सकता है। लोकतंत्र और राज्य समाजवाद को इस प्रलेख के माध्यम से एकत्रित करने का, ब्लेंड करने का प्रयास किया गया है। तीसरे प्रकार से भी हम इसको जान सकते हैं, तीसरे प्रकार से भी इस प्रलेख के आयाम को हम देख सकते हैं। इसमें आपको दिखाई पड़ेगा अध्ययन के पश्चात कि लोकतंत्र, सांसदीय लोकतंत्र के साथ साथ अध्यक्षीय लोकतंत्र को जोड़ा गया है। ब्रिटेन की प्रणाली जो है वह सांसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहला जाती है। अमेरिका की प्रणाली जो है उसको प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, अध्यक्षीय लोकतंत्र कहा जाता है। परंतु कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पसंख्यक और पददलितों के कुछ अधिकारों के संरक्षण के लिए उन्हें सांसदीय लोकतंत्र के साथ ही अध्यक्षीय लोकतंत्र को जोड़ने की ज़रूरत महसूस हुई, और वह भी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने, माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस प्रलेख के माध्यम से प्रस्तुत की। इस प्रलेख की प्रस्तावना में माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं, जब यह निश्चित हो गया कि भावी भारत के संविधान का निर्माण कार्य संविधान सभा को सौंपा जाने वाला है, तो इसके पश्चात ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने मुझे अनुसूचित जातियों के सुरक्षा उपायों के संबंध में ज्ञापन तैयार करने का काम सौंपा। दो बातें थी। पहली बात तो यह कि संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण होगा, उसमें विभिन्न समुदायों के हकों, अधिकारों, संरक्षणों, आरक्षणों का प्रावधान किया जाएगा। ऐसी स्थिति में पददलित वर्गों के, अनुसूचित जातियों के हक, अधिकार, आरक्षण, संरक्षण सुरक्षित रखना है, तो उसकी पैरवी करने के लिए एक ज्ञापन बनाना जरूरी है। दूसरी बात यह भी
बाबा माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि परिस्थिति ऐसी है कि मुंबई विधानमंडल से मैं संविधान सभा में जा नहीं सकता, इसलिए भी इस प्रकार के ज्ञापन के माध्यम से, इस प्रकार के प्रलेख के माध्यम से मैं संविधान सभा के सदस्यों के साथ पैरवी करना चाहता हूं, एडवोकेसी और लॉबिंग करना चाहता हूं। उसी लिए ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने मुझे अनुरोध किया कि मैं इस ज्ञापन को तैयार करूं, और उनके अनुरोध को स्वीकार कर मैंने ये ज्ञापन तैयार किया है। ऐसा माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस प्रलेख के प्रस्तावना में कहते हैं। इस ज्ञापन में मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक के अधिकारों और अनुसूचित जाति के सुरक्षा उपायों को परिभाषित किया है। स्वयं प्रस्तावना में माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि इस ज्ञापन के 3 मुख्य खंड है। पहला खंड सामान्य जनों के मूल अधिकार, दूसरा खंड उनके अधिकारों के साथ में अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार, और तीसरा हिस्सा पददलित वर्गों के आरक्षण और संरक्षण, संवैधानिक आरक्षण और संरक्षण। इनको इस प्रलेख में, इस ज्ञापन में परिभाषित किया गया है। अनुसूचित जातियों की दशा अल्पसंख्यकों से भी खराब है, और नागरिकों तथा अल्पसंख्यकों को जो भी संरक्षण दिए जाएंगे वह अनुसूचित जातियों के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। सामान्य जनों को जो संरक्षण मिलेंगे वह अल्पसंख्यक के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्हें विशेषाधिकार चाहिए। परंतु पददलित वर्गों की स्थिति अल्पसंख्यकों से भी निम्नतर होने की वजह सामान्य लोगों के अधिकार तो उन्हें मिलने चाहिए, अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार भी उन्हें मिलने चाहिए, परंतु इतना अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि शायद अल्पसंख्यकों के साथ इस समाज के बहुसंख्यक भेदभाव नहीं करते होंगे, उन पर अन्याय अत्याचार नहीं करते होंगे, परंतु इस भारतीय समाज में बहुसंख्यक जो हिंदुओं का समुदाय है वह पददलित वर्गों पर अन्याय करता है, अत्याचार करता है, उनके प्रति भेदभाव करता है, और इसीलिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की भी ज़रूरत है। इसीलिए माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं अनुसूचित जातियों के लिए यह मांग औचित्यपूर्ण है। कौन सी मांग? कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की मांग, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की मांग औचित्यपूर्ण है कि उन्हें नागरिकों के मूल अधिकारों की समस्त सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि वह नागरिक है, क्योंकि वह नागरिक है। अल्पसंख्यकों के रक्षण संबंधी समस्त सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि वह अल्पसंख्यक भी है, नागरिक है, साथ ही अल्पसंख्यक है, परंतु और साथ ही उनके लिए विशेष सुरक्षा उपाय भी किए जाने चाहिए, जिसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड कहता हूँ, क्योंकि वह पददलित है, क्योंकि बहुसंख्यक उन पर अत्याचार करते हैं, क्योंकि बहुसंख्यक उनके साथ भेदभाव करते हैं। ऐसा व्यवहार बहुसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ नहीं करते, इसलिए पददलित वर्गों को, उन लोगों को जो प्राप्य हैं, इन्हें भी प्राप्त होना चाहिए, और साथ ही संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक आरक्षण, संवैधानिक संरक्षण, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी उन्हें मिलने चाहिए। आगे ड्राफ्टिंग के बारे में कहते हैं कि यह ड्राफ्ट कैसे बनाया गया। ड्राफ्टिंग के बारे में कहते हैं अपने विचारों का उल्लेख सामान्य भाषा में करने के बजाय साधारणतः ज्ञापन जब बनाया जाता है तो विवरणात्मक, वर्णनात्मक होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, परंतु माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस ज्ञापन को विवरणात्मक साधारण भाषा में प्रलेखित नहीं किया है। वह कहते हैं मैंने इस ज्ञापन का प्रारूप संविधान के अनुच्छेदों के रूप में तैयार किया है। संविधान में जैसे अनुच्छेद होते हैं वैसे स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में भी अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 जैसे संविधान में है, वैसे ही आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 इस ज्ञापन में भी है। और पढ़ने के बाद, अध्ययन के बाद हम सारे ही लोग महसूस करते हैं कि यह भारत का मिनी संविधान है।
माननीय डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जी ने पददलितों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सिर्फ ज्ञापन नहीं लिखा, माननीय डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने सर्वसमावेशी, जिसमें सामान्य जनों के अधिकार समाविष्ट है, अल्पसंख्यकों के अधिकार समाविष्ट हैं, पददलितों के विशेष अधिकार समाविष्ट है, इस प्रकार के एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक संक्षिप्त संविधान का लघु रूप भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, इसका एक प्रारूप ही संविधान सभा को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने बनाया है। और फिर आगे कहते हैं बाबा साहब, खेत के साथ कहते हैं, चूंकि मैं उनके खेमे से बाहर का व्यक्ति हूँ, मैं उनके तंबू के बाहर हूँ, मैं उनके खेमे के बाहर हूँ, क्योंकि मैं उनके समान नहीं हूँ, फिर भी शामिल न किए जाने पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। क्यों अफसोस करेंगे? ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो अधिकारों की लड़ाई है। नहीं किया उन्होंने मुझे शामिल, इसका कोई अफसोस नहीं, परंतु मुझे खेद इसलिए है कि मैं उन अवसरों से वंचित रह जाऊंगा जिनकी मैं संविधान सभा समक्ष अपने विचार पेश करने के लिए आशा करता था। संविधान सभा में मैं जाना चाहता था, किस लिए? पददलितों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। यह अवसर था मेरे लिए लॉबिंग का, एडवोकेसी का, अपनी बात रखने का। इस अवसर से मैं वंचित हो रहा हूँ, इसका मुझे दुख अवश्य है, परंतु खेद कर कर क्या होगा, क्योंकि मैं उनके खेमे का तो हूँ नहीं, मैं उनके खेमे से बाहर हूँ। यहाँ मैं रेफर करना चाहूँगा गांधी और कांग्रेस की भूमिका, गांधी और कांग्रेस का नज़रिया। उन्होंने कह दिया था कि ये हमारा आदमी नहीं है, इसे हम संविधान सभा में प्रवेश नहीं करने देंगे। इसका बाबा साहब खेद भी प्रदर्शित करते हैं, दुख भी प्रदर्शित करते हैं। आइए अब स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले ही आर्टिकल में, ये अनुच्छेद में माननीय डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने कहा है कि इसको मैंने संविधान के अनुच्छेदों के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। पहले ही आर्टिकल में इस भारत को वह कहते हैं संयुक्त राज्य भारत का संविधान। संविधान ही कहते हैं इसको स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ नहीं कहते, राज्य और अल्पसंख्यक नहीं कहते, ज्ञापन भी नहीं कहते, यह कहते हैं संयुक्त राज्य भारत का संविधान। संयुक्त राज्य भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, क्या नाम दिया उन्होंने भारत को? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वैसे ही अपने संविधान में माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत को संयुक्त राज्य भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया कहते हैं। और इस अपने संविधान के प्रीएम्बल में वो कहते हैं, वी द पीपल ऑफ टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया फॉर्म ए मोर परफेक्ट यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। हम ब्रिटिश भारत के लोग, उस समय ब्रिटिश भारत प्रांतों में था और संस्थानिक थे। संस्थानिक को ब्रिटिश भारत नहीं कहा जाता था और संस्थान के लोगों को माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी ब्रिटिश भारत का अंग नहीं माना। इसलिए वह कहते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के जो लोग हैं, हम ब्रिटिश इंडिया के जो लोग हैं, हम लोग भारत को एक परफेक्ट यूनियन बनाना चाहते हैं। परफेक्ट यूनियन का मतलब एक संपूर्ण संघ राज्य बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। ब्रिटिश भारत के लिए बोलते हैं बाबा साहब, संस्थानों के लिए नहीं बोलते यूनाइटेड, क्योंकि संस्थानों के विलीनीकरण की बात तो 46 में किसी ने की भी नहीं थी। आगे क्या होगा किसी को मालूम नहीं था। परफेक्ट यूनियन होगा, परिपूर्ण संघ होगा। और परिपूर्ण संघ क्यों होगा, इसका अर्थ आगे बाबा साहब प्रेम्बल में कहते हैं। इसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया और यूनियन सो फॉर्म शैल बी इनडिसोल्यूबल। इस प्रकार का जो संघ राज्य बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, यह परिपूर्ण संघ राज्य होगा। यह संघ राज्य कभी भी विसर्जित नहीं किया जा सकेगा, कभी भी विघटित नहीं किया जा। संविधान में प्रावधान करते हैं माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जब संविधान पर विचार करेंगे तो माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने पहले ही भाषण में
नेहरू पर टीका की और कहा कि नेहरू जी ने अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के प्रस्ताव में संघ राज्य अविघटित होगा इसका प्रावधान नहीं किया है। यह गलत है, यह गलत है। यहाँ पर माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं यह संघ राज्य जो बनेगा यह कभी भी विसर्जित नहीं होगा, यह अविघटित होगा, इसका विघटन कभी भी नहीं होगा। संविधान में ऐसा लिखने से आज भी अडवाणी जैसे व्यक्ति 1996 में रामभाऊ माडगी एकेडमी में भाषण देते समय कहते थे कि भारत में इतने विघटनवादी तत्व अस्तित्व में होने के बाद भी भारतीय संघराज्य एकात्म है, इसका सारा श्रेय माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और उनके द्वारा निर्मित संविधान को जाता है। उसके बीच माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान अकेले ड्राफ्ट किया अपने प्रतिभा के चलते, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में दिखाई पड़ेंगे, जिसको उन्होंने कहा यह यूनियन परफेक्ट होगा, अनडिसोल्यूबल होगा, अविघटनीय होगा, इसका विघटन नहीं किया जा सकेगा। इसके उद्देश्य इस प्रकार होंगे: वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए स्वशासन तथा सुशासन। क्या होगा इस संविधान, क्यों इस भारत के उद्देश्य क्या होंगे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के वर्तमान पीढ़ी के लिए और भावी पीढ़ी के लिए भी सेल्फ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, स्वशासन और सुशासन। प्रत्येक देशवासी के जीवन स्वतंत्रता और सुख प्राप्त करने और वाक स्वातंत्र्य और धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को सुखी जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होगा और उसके लिए उन्हें समान अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। अवसरों की समानता, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। साथ में दो स्वातंत्र्यों का उल्लेख करते हैं, विचार और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का उल्लेख है, बड़ा महत्व का है। आज के घड़ी में उसका बड़ा महत्व है। आज 70 साल बाद भारत में विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर अलग अलग प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। 1946 में बाबा साहब विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात करते हैं और साथ ही धर्म स्वातंत्र्य की बात करते हैं। धर्म स्वातंत्र्य की बात क्यों? क्योंकि भारत विविध धर्मों का देश है। एक धर्म बहुसंख्यांक है, बाकी धर्म अल्पसंख्यांक है। स्वतंत्र भारत में बहुसंख्यांकों के धर्म ने अल्पसंख्यांकों के धर्म को दबाना नहीं चाहिए। अल्पसंख्यांकों को भी अपने धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपने संविधान में और उनके द्वारा निर्मित भारत के भावी संविधान में भी उन्होंने धर्म स्वातंत्र्य को फंडामेंटल राइट्स में रखा है। आर्टिकल 25 वहाँ पर है। यहाँ पर भी वो उद्देश्य लिखते हैं कि धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार, वंचितों को बेहतर अवसर मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं, उनको प्रधानता दी जाएगी, उनको बेहतर अवसर मिलेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता दूर की जाएगी। पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को समाप्त किया जाएगा। हमारे संविधान में इसके लिए लिखा गया है, हमारे संविधान के शब्द थोड़े से अलग है, उसमें लिखा गया है कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। क्या लिखा है भारत के संविधान में? इसी के पर्यायी शब्द जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल और इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। वो ये है, इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, यह वो आर्टिकल है। प्रत्येक देशवासी को अभाव और भय से मुक्ति होगी, अभाव और भय से मुक्ति होगी। इसका स्पष्टीकरण आगे आएगा। इसमें आंतरिक अव्यवस्था तथा बाह्य आक्रमण से संरक्षण प्राप्त होगा।
तो यह संविधान के उद्देश्य लिखते हैं माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने ज्ञापन में, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में। आगे नागरिकों के मूल अधिकार का चैप्टर है। भारत के संविधान में इसको अध्याय 3 कहते हैं, भाग 3 कहते हैं, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। यहाँ पर पहले ही सेंटेंस में माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिखते हैं, इस देश में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार प्राप्त होगा बिना किसी भेदभाव के। धर्म, वंश, जात, भाषा, संस्कृति, जन्मस्थान, किसी भी आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए, लिंग के आधार पर भी नहीं। अब 1946 में सबको नागरिकता का अधिकार की बात करते हैं, महिलाओं के साथ में माननीय डॉक्टर। इस देश में पैदा हुए जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार होगा और नागरिकत्व समान नागरिकत्व होगा। नागरिकत्व में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सारे ही समान होंगे, राजा हो या रंक हो, सवर्ण हो या अवर्ण हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, स्त्री हो या पुरुष हो। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन बिफोर लॉ, कोई भी असमानता नहीं होगी। आप मूलभूत भारत के फंडामेंटल राइट्स को संविधान के रेफर कीजिए, वहाँ पर भी आपको दिखेगा। सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति का समान अधिकार होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, नोबडी विल बी डिस्क्रिमिनेटेड व्हाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट्स इन पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज में सबको नियुक्ति का समान अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका प्राप्ति के लिए व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, पेशा करने की स्वतंत्रता होगी। कोई भेदभाव नहीं होगा। जाति आधारित व्यवसाय के प्रतिबंध नहीं होंगे। प्रत्येक को जो व्यवसाय करना चाहता है उस व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होगी। भारत में कहीं पर भी निवास करने का और बसने का अधिकार होगा। फिर दोहराते हैं माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। मैं दोहराऊंगा नहीं, मैंने बात की है उसके संबंध में। अल्पसंख्यकों के धर्मों को संरक्षण देने के लिए संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी समुदाय में बहुसंख्यकों के बहुसंख्यकों के धर्म के लिए संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अल्पसंख्यकों का धर्म सुरक्षित रहे, इसलिए इस अधिकार का उल्लेख संविधान में करना आवश्यक होता है। और पददलितों के लिए 2 अधिकार हैं, असमान व्यवहार से संरक्षण और भेदभाव से संरक्षण। किसके प्रति किया जाता है असमान व्यवहार, किसके प्रति किया जाता है भेदभाव, किसके पर अन्याय अत्याचार किए जाते हैं? पददलित वर्गों के लिए। उनके लिए मूल अधिकारों में 2 अधिकारों का समावेश माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किया है, असमान व्यवहार से संरक्षण और भेदभाव से संरक्षण। अब संविधान में ही अर्थव्यवस्था कैसे होनी चाहिए, इसका प्रावधान माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर करते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि यह लोकतंत्र और राज्य समाजवाद का ब्लेंड है। ये लोकतंत्र और राज्य समाजवाद का एकत्रीकरण है। इसीलिए अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये इसके पीछे एक विचार है, इसके पीछे एक फिलॉसॉफी है। फिलॉसॉफी ये है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी में रूपांतरित की जानी चाहिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में रूपांतरित की जानी चाहिए। इसका मतलब है डेमोक्रेसी मीन्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी, जिसको माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने फिलॉसॉफी में, अपने दर्शन में कहते हैं, एक व्यक्ति एक मूल्य, वन मैन वन वैल्यू। और इसीलिए अर्थव्यवस्था कैसी हो यह संविधान में ही वह लिखना चाहते हैं। और अर्थव्यवस्था कैसी हो, इकोनॉमिक जस्टिस पर आधारित हो, कल्याणकारी राज्य हो। और इसीलिए वह कहते हैं राज्य समाजवाद
संविधान में आना चाहिए। इसको स्टेट सोशलिज्म कह सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल सोशलिज्म भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में होने की वजह से इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल सोशलिज्म भी कह सकते हैं। इसके मूल सिद्धांत क्या होंगे, इसके मूल कारक क्या होंगे, मूल तत्व क्या होंगे, फंडामेंटल फैक्टर्स क्या होंगे, तो इस प्रकार से हैं। वे उद्योग जो प्रमुख उद्योग नहीं है, वे उद्योग जो प्रमुख उद्योग है अथवा जिन्हें प्रमुख उद्योग घोषित किया जाए राज्य के स्वामित्व में रहेंगे और राज्य द्वारा चलाए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि की इंडस्ट्रीज ऐसे उद्योग जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी उद्योग कहलाते हैं और जिसमें प्राइवेट निवेश नहीं होता, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ऐसे उद्योग राज्य के स्वामित्व में होंगे और राज्य द्वारा ही चलाए जाएंगे। रेलवेज, सीमेंट उद्योग, लोहा और पोलाद का उद्योग, जिसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, और यह उद्योग राज्य के स्वामित्व में होंगे, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी। दूसरा, इसको बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। वे उद्योग जो प्रमुख उद्योग नहीं हैं किंतु बुनियादी उद्योग हैं, राज्य के स्वामित्वाधीन रहेंगे और राज्य द्वारा स्थापित निगमों द्वारा चलाए जाएंगे। उदाहरणार्थ आयुर्विमा कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय जीवन बीमा निगम, ये ऐसे उद्योग हैं जिन्हें की इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वह भी राष्ट्र के स्वामित्व में होंगे, राज्य के स्वामित्व में होंगे, राज्य द्वारा चलाए जाएंगे या राज्य द्वारा स्थापित निगम द्वारा चलाए जाएंगे। राष्ट्रीय जीवन बीमा निगम की स्थापना पार्लियामेंट के कानून से बनी हुई है। ऐसे अनेक निगम हैं, जैसे गेल है, जैसे नेचुरल गैस के लिए कंपनी है, हाँ, तो इस प्रकार से तो ये भी राष्ट्रीयकरण। बेसिक इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन, की इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन। बीमा पर राज्य का एकाधिकार होगा। बीमा, जीवन बीमा और सार्वजनिक बीमा, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, यह भी राष्ट्रीयकृत होगा। और सबसे अहम बात माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कही है कि कृषि का राष्ट्रीयकरण होगा। नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी है जिसका उल्लेख अभी करने का समय नहीं है। फिर कभी इस पर कृषि का राष्ट्रीयकरण क्यों, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। और कृषि का राष्ट्रीयकरण कर कर सामूहिक खेती की जाएगी, कलेक्टिव फार्मिंग की जाएगी, और कलेक्टिव फार्मिंग करते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका स्पष्टीकरण आगे दिया गया है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, यहाँ विस्तार से बात नहीं करेंगे। और खेती में जो पूंजी लगानी है उसकी जिम्मेदारी राज्य की होगी। तो की इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन, बेसिक इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन, बीमा का नेशनलाइजेशन और एग्रीकल्चर का भी नेशनलाइजेशन विथ कलेक्टिव फार्मिंग एंड इन्वेस्टमेंट बाय द स्टेट। इसी के साथ साथ बाकी उद्योग व्यवसाय में प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट सेक्टर को भी अनुमति दी गई है, जिसका उल्लेख इसमें नहीं है। परंतु बाकी के उद्योग कौन स्थापित करेगा? जो की इंडस्ट्री नहीं है, जो बेसिक इंडस्ट्री नहीं है। बचे हुए उद्योग खाद्यान्न प्रक्रिया उद्योग है, टूरिज्म है, ये उद्योग प्राइवेट कर सकते हैं, इसमें सरकार की दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी ये यहाँ पर आती है। भारत में पंडित नेहरू के समय से 1952 में पहले प्लानिंग कमीशन के समय से ही जो मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कही गई है वो यहाँ पर आती है 1946 में। की इंडस्ट्रीज होगा, इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन भी होगा और उसी के साथ साथ प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी अलाउ किए जाएंगे। तो यह है
स्टेट सोशलिज्म, और इसका प्रावधान माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में करना चाहते हैं। इसका स्पष्टीकरण बाद में दिया गया है, उसके संबंध में बात करेंगे। अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के उपाय, हमने कहा था कि 3 भाग है इसके, इस संविधान के। एक तो सामान्य, दूसरा अल्पसंख्यक और तीसरा पददलित। अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के उपाय, कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल गैर सांसदीय होगा और विधानमंडल के कार्यकाल तक उसका अस्तित्व बना रहेगा। इस प्रावधान को समझना आवश्यक है। आरंभ में ही मैंने कहा था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में, बाबा माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज़ ए ब्लेंड ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। सांसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र का ब्लेंडिंग है, एकत्रीकरण है। तो विधानमंडल की विधायिका के लिए संसद हो या विधानमंडल हो, उसके चुनाव के लिए वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चाहते हैं, परंतु मंत्रिमंडल की नियुक्ति के लिए वह अध्यक्षीय प्रणाली चाहते हैं। बहुमत जिसका हो उसके द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति नहीं, यह मंत्रिमंडल की नियुक्ति विधानमंडल द्वारा होगी और मंत्रिमंडल में सारे ही अल्पसंख्यक और पददलितों का समावेश होगा। इसका स्पष्टीकरण बाद में आएगा। और इस मंत्रिमंडल का कार्यकाल जब तक पार्लियामेंट जीवंत रहती है तब तक रहेगा। पार्लियामेंट विसर्जित होगी तभी मंत्रिमंडल विसर्जित होगा। पार्लियामेंट के विसर्जित होने के पहले मंत्रिमंडल को विसर्जित नहीं किया जा सकेगा। अध्यक्ष अमेरिका का 4 साल के लिए है, उसको कोई 4 साल के पहले निकाल नहीं सकता, और उसके द्वारा नियुक्त सेक्रेटरीज जिसको हम मंत्री कह सकते हैं, वह भी अध्यक्ष की मर्जी होने तक बने रहते हैं। ऐसी व्यवस्था को प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं, यह पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है। सांप्रदायिक कार्यपालिका से संरक्षण, क्यों यह व्यवस्था सांप्रदायिक कार्यपालिका से संरक्षण? क्योंकि भारत की स्थिति में पार्लियामेंट में, संसद में या विधानमंडलों में जो भी बहुमत होगा वह बहुसंख्यकों का बहुमत होगा, जिसको माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सांप्रदायिक बहुमत कहते हैं, कम्युनल मेजॉरिटी कहते हैं, रिलीजियस मेजॉरिटी कहते हैं। और जब रिलीजियस मेजॉरिटी सत्ता में होगी तो मंत्रिमंडल भी कम्युनल होगा, मंत्रिमंडल भी सांप्रदायिक होगा। और सांप्रदायिक मंत्रिमंडल अल्पसंख्यक, बहुसंख्यकों का सांप्रदायिक मंत्रिमंडल अल्पसंख्यक और पददलितों के प्रति उदार नहीं हो सकता। इसलिए उससे संरक्षण के लिए यह व्यवस्था माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रस्तुत करते हैं। और इसी व्यवस्था के चलते माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव, प्रधानमंत्री का निर्वाचन बहुसंख्यकों का पक्ष नहीं करेगा, बहुमत का पक्ष नहीं करेगा, पार्लियामेंट द्वारा होगा, पार्लियामेंट द्वारा होगा। और अन्य मंत्रियों का भी चयन पार्लियामेंट द्वारा किया जाएगा, विधायिका द्वारा किया जाएगा। यह है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मॉडिफाइड रूप। और इस मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि होंगे, इस मंत्रिमंडल में पददलितों के भी प्रतिनिधि होंगे। जो बहुसंख्यकों का मंत्रिमंडल है उसमें अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। पददलित को प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, परंतु उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। राइट फ्रॉम साउथ बोरो समिति माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सिर्फ विधायिका में प्रतिनिधित्व की बात नहीं कर रहे हैं, वह मंत्रिमंडल में भी प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, जिसका प्रतिबिंब हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और मंत्रियों को केवल महाभियोग से ही निकाला जाएगा, किसी और को उनको निकालने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार से हम इसको ब्लेंड कहते हैं। काय का ब्लेंड? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्लस प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अब अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा उपाय, तीसरा हिस्सा आता है। इसमें अधिकारों की संवैधानिक गारंटी चाहिए।
अनुसूचित जाति को जो भी विशेषाधिकार प्रदान किए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के तहत होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि पार्लियामेंट के भरोसे हो तो बहुमत का पक्ष यदि नहीं चाहे तो अधिकार खत्म कर सकता है। पार्लियामेंट के भरोसे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ही वो गारंटी देनी चाहिए। जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व चाहिए, उनके जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, यह क्या कहता है, यह पुनः करार कहता है। उससे अधिक प्रतिनिधित्व की मांग माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, क्योंकि उनकी सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति सबसे खराब है, वो सबसे शोषित पीड़ित दमित लोग हैं, और इसीलिए केवल उनके जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं होगा, उनको अधिक प्रतिनिधित्व चाहिए। प्रतिनिधित्व के लिए निर्वाचक मंडल कैसे होगा? 1946, 1930, 32 गोलमेज सम्मेलन पुनः करार, 46 के अपने संविधान में माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं पुनः करार से जो निर्वाचक प्रणाली लागू की गई है, कौन सी निर्वाचक प्रणाली? जॉइंट इलेक्टोरेट्स प्लस रिजर्व सीट्स। यह हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमको जो चाहिए वह प्रतिनिधि इस प्रणाली के अंतर्गत चुनकर नहीं आता। इसीलिए तो 1946 के विधानमंडलों के चुनाव में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मुंबई प्रदेश में एक भी प्रतिनिधि चुनकर नहीं आया। पुनः करार से जो सिस्टम लागू है वह नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पृथक सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए।